हेलो गाइस। तो आज की वीडियो में हम करें जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन। ये हम करेंगे डीसी मशीन के क्वेश्चन नंबर 331 से लेके 350 तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। 220 kV 15 किलोवाट 1000 RPM शंट मोटर विद आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ 0.25 ohm हैज़ अ रेटेड लाइन करंट ऑफ 68 एम्पियर एंड रेटेड फील्ड करंट ऑफ 2.2 एम्पियर। द चेंज इन फील्ड फ्लक्स रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन a speed of 1600 RPM while drawing a line current of 52.8 एम्पियर एंड फील्ड करंट ऑफ 1.8 एम्पियर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन को पहले समझते हैं इसमें बोला क्या। ठीक है, एक शंट मशीन दी है इसने। ठीक है, तो ये आपकी कोई शंट मोटर हो गई। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या डेटा होता है वो आप समझो पहले। देखो ये आपका आर्मेचर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, ये आपका बैक ईएमएफ होता है। ये आपका सप्लाई वोल्टेज होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये फील्ड करंट होता है IF। ठीक है, फील्ड करंट। यहाँ पे ये आर्मेचर करंट एंड ये आपका हो गया, इसको बोलते हैं लाइन करंट। ठीक है, जो आपका इनपुट से जा रहा है यहाँ तक। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला कि आपकी पहले स्पीड कितनी थी, रेटेड स्पीड पे। ठीक है, यानी 1000 RPM थी। 1000 RPM पहले आपकी ये स्पीड थी। अब आपने क्या किया, इस स्पीड को कितना कर दिया, 1600 RPM। ठीक है, 1600 RPM। ठीक है ना। अब देखो हमें पता है, देखो क्या होता है, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू बैक EMF। ठीक है, अपॉन फ्लक्स। क्लियर है। तो स्पीड यहाँ पे क्या क्या हुई है आपकी, बड़ी है। ठीक है, देखो इंक्रीज हुई है ना स्पीड। तो स्पीड आपकी इंक्रीज हुई है, तो कब इंक्रीज होती है, जब फ्लक्स आपका कम होता है। ठीक है, तो फ्लक्स आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इंक्रीज वाले ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। ठीक है, तो ए और सी तो आपका होगा ही नहीं आंसर, या तो बी होगा या डी होगा। इतना समझ गए। अब देखो मान लो जब आपकी 1000 RPM स्पीड थी तब आपका फ्लक्स था 5 1। देखो ठीक है, 1600 RPM थी तब आपका था 5 2। अब इसने बोला कि चेंज इन फ्लक्स निकालना है। ठीक है, यानी कि चेंज इन फ्लक्स का मतलब क्या होता है, देखो 5 2, ठीक है, -5 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट से ही तो कंपेयर करेंगे इसको, तो इसको परसेंटेज में निकालना है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। बट सिंपली हमें ये निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में इतना बोला है। क्वेश्चन समझ गए। अब देखो सिंपल केसेज वाइज चलते हैं। ठीक है, मैंने बता रखा है इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा केस लेके करो। देखो फर्स्ट केस क्या है आपका, जब आपका देखो फिर सारे करंट वगैरह लिखता हूँ मैं। ठीक है, फर्स्ट केस में देखो आपकी स्पीड है N1। ठीक है, फर्स्ट केस में आपकी स्पीड है 1000 RPM एंड आपका देखो जो करंट है। ठीक है, करंट भी देखो कौन से मैं सारे लिख रहा हूँ। देखो फर्स्ट आपका सिंपल लाइन करंट। ठीक है, लाइन करंट इस केस में कितना, देखो 68 एम्पियर है। ठीक है, देन आपका फील्ड करंट, ठीक है, IF, रेटेड फील्ड करंट भी दे रखा है। ये आपको दिया 2.2 एम्पियर। ठीक है, 2.2 एम्पियर। तो यहाँ से देखो आप सिंपल एक बार KCL लगा के, इस पॉइंट पे KCL लगा के आर्मेचर करंट निकाल सकते हो ना। आर्मेचर करंट क्या होगा, सिंपल लाइन करंट माइनस फील्ड करंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आर्मेचर करंट भी लिख लेता हूँ। देखो आर्मेचर करंट इक्वल्स टू सिंपल मेरा लाइन करंट माइनस मेरा जो भी फील्ड करंट होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो मेरे को ये करंट कितना मिल जाएगा, 68 माइनस 2.2, ये आपका आ जाएगा 65.8। 65.8 आर्मेचर करंट मेरे को मिल गया। यहाँ तक आपका सारा क्लियर है। अब देखो मेरे को सिंपल क्या करना है, यहाँ पे बैक EMF निकालना है। तो मैं बता रखा है, देखो KVL लगाओ या फिर सिंपल बैक EMF का फॉर्मूला होता है। ठीक है, देयरफॉर जो बैक EMF का फॉर्मूला क्या रहता है, देखो बैक EMF EB। ठीक है, सिंस फर्स्ट केस लेके चल रहे तो इसको मैं 1 लिख लेता हूँ। ठीक है ना, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज माइनस जो भी मेरा आर्मेचर करंट है फर्स्ट केस में। ठीक है, तो इसको भी 1 लिख लेते हैं, इसको भी 1 लिख लेते हैं। ठीक है, एंड मल्टीप्लाइड विथ आर्मेचर का रेजिस्टेंस। अब इसने आर्मेचर का रेजिस्टेंस दे रखा है 0.25 ओम। ठीक है, तो इसको मैं रख देता हूँ 0.25 ओम। ठीक है, तो यहाँ से देखो मेरे को बैक EMF मिल जाएगा EB1। तो EB1 देखो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, ये आपका कितना है, अप्लाइड वोल्टेज 220, आर्मेचर करंट मैंने निकाल दिया 65.8 मल्टीप्लाइड विथ 0.25। ठीक है, तो यहाँ से सिंपल मेरे को बैक EMF मिल जाएगा EB1। ठीक है, सिंपल इसको सॉल्व कर दो कैलकुलेटर से, ये आपका आ जाएगा 203.55 वोल्ट। ठीक है, तो फर्स्ट केस में हमारा बैक EMF निकल गया। ये बैक EMF कब निकला है, रेटेड वैल्यू पे निकला है। ठीक है, बिकॉज ये सारी हमने रेटेड वैल्यू यूज़ की है इसने। क्लियर है। अब देखो सेकंड केस लेते हैं। ठीक है, सेकंड केस में भी इसने देखो सारा डेटा दे रखा है। देखो सेकंड केस में स्पीड इसने दे रखी है, N2 कितनी दी है, 1600 RPM। इसने करंट भी दे रखा है हमें। देखो लाइन करंट इस केस में इसने कितना दिया है, इसने बोला है 52.8 एम्पियर। ठीक है, 52.8 एम्पियर। ठीक है, देन आपका देखो फील्ड करंट भी इस केस में दिया है इसने। फील्ड करंट कितना दिया, देखो इसने 1.8 एम्पियर। ठीक है, देन आपने देखो आर्मेचर करंट आप निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने आपके देखो साइड में सिंपल डीसी शंट मोटर बना रखी है, इसलिए बनाई है कि आप देख के पता कर सको। देखो यहाँ पे KCL लगा के सिंपल आर्मेचर करंट निकाल सकते हैं। आर्मेचर करंट आ जाएगा लाइन करंट माइनस फील्ड करंट। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखो 52.8। क्लियर है, देन माइनस 1.8, उसको आप सब ट्रैक करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 51 एम्पियर। ठीक है, आर्मेचर करंट निकल गया। अब इजी सिंपली बैक EMF निकाल दो। देखो देयरफॉर आपका जो बैक EMF है सेकंड केस है तो इसको मैं EB2 लिखता हूँ, इसको IA2 लिख लेता हूँ। ठीक है, देखो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, माइनस, बिकॉज अप्लाइड वोल्टेज में देखो कुछ हमने चेंज नहीं किया, IA2 इंटू
आर्मेचर रेजिस्टेंस भी सेम रहेगा, ठीक है, ये थोड़ी बदलेगा। तो यहाँ से देखो EB2 आपका कितना आ जाएगा, EB2 इक्वल्स टू ये आपका 220 वोल्ट, ठीक है, 220 माइनस ये आपका 51 एम्पियर मल्टीप्लाइड विद 0.25 ओम रजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से आपको बैक ईएमएफ मिल गया सेकंड केस में EB2, ठीक है, ये आपका आ जाएगा 207.5, ठीक है, 207.5 वोल्ट, ये हमारा बैक ईएमएफ आ गया। अब देखो हमें निकालना क्या, फ्लक्स में कितना चेंज हुआ है ये निकालना है ना। तो हमें देखो सिंपल हमने क्या रिलेशन पढ़ा है, देखो EB, ठीक है, बैक EMF इज प्रोपोर्शनल टू N5, ठीक है, यही रिलेशन पढ़ा है। तो यहाँ से देखो अगर यहाँ से मैं सिंपल देखो क्या कर सकता हूँ, EB2, ठीक है, सेकंड केस वाला बैक EMF डिवाइडेड बाय फर्स्ट केस वाला बैक EMF, ठीक है, इक्वल्स टू सेकंड केस वाली स्पीड यानी N2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट केस वाली स्पीड N1 मल्टीप्लाइड विथ phi2, ठीक है, डिवाइडेड बाय phi1। मेरे को निकालना है क्या, देखो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया phi2 माइनस phi1 अपॉन phi1 निकालना है मेरे को, ठीक है। तो यही से निकालेंगे, देखो हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो सारी वैल्यू पुट करते हैं, हमें सिंपल phi2 बाय phi1 ही तो नहीं पता यहाँ से, देखो phi2 बाय phi1, ठीक है, ये मैं निकालता हूँ, देखो कितना आ जाएगा, देखो EB2, ठीक है, EB2 मेरा कितना है 207.5 मल्टीप्लाइड विथ N1 मेरी स्पीड कितनी है 1000 RPM इसने बोला है, तो ये आपकी 1000 RPM हो गई, ठीक है, डिवाइडेड बाय देखो EB1, ठीक है, EB1 ही आएगा ना, तो EB1 मेरा कितना है 203.5 मल्टीप्लाइड विथ सिंपल स्पीड कौन सी आ जाएगी अब N2 यानी 1600 RPM, ठीक है। तो यहाँ से देखो सिंपल मेरे को phi2 बाय phi1 ये कितना आ जाएगा, देखो सिंपल तो पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 0.6364, यहाँ तक आपका क्लियर है। अब देखो मेरे को phi2 अपॉन phi1 मिल गया, बट मेरे को चाहिए phi2 माइनस phi1 अपॉन phi1, ठीक है। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, सिंपली दोनों साइड क्या करो 1 को माइनस करो, ठीक है, इसमें से कैसे, देखो ये आपका phi2 अपॉन ये phi1, ठीक है, -1 कर दो, यहाँ पे -1 कर दिया इक्वल्स टू यहाँ पे भी -1 कर दो यानी 0.6364 -1, तो जो भी वैल्यू आएगी ऑब्वियस बात है नेगेटिव की आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिल जाएगा माइनस का 0.3636, यहाँ तक क्लियर है आपका। तो इस यहाँ पे एलसीएम लो, यहाँ पे देखो एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा phi2 माइनस phi1, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका सिंपल phi1, तो यहाँ से ये क्या मिली इसकी वैल्यू, ये मेरे को मिल गई माइनस के 0.3636, यहाँ तक ठीक है। अब मेरे को चाहिए परसेंटेज में, ठीक है, तो इसको सिंपल 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से मेरे को जो परसेंटेज चेंज मिला फ्लक्स में, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो phi2 माइनस phi1 अपॉन phi1, ठीक है, परसेंटेज में, ठीक है, ये परसेंटेज में चेंज है, कितना आ जाएगा, सिंपल 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे को मिलेगा 36.36%। अब सिंस नेगेटिव साइन है इसका मतलब हो रहा है कि डिक्रीज है ये, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा सिंपल आंसर, क्लियर है। डिक्रीज तो आप यही से समझ गए थे, तो यही से आपने दो ऑप्शन तो हटा दिए, अब आपके पास 50-50 चांस है, अगर आप तुक्का भी मारते हो तो सिंपल टिक करके आ सकते हो, ठीक है। तो देखो सिंपल स्टेप बाय स्टेप किया, पहले हमने क्वेश्चन को समझा, ठीक है, फिर फर्स्ट केस देखा, फिर हमने थर्ड केस देखा, सॉरी सेकंड केस देखा, ठीक है, देन हमने क्या किया सिंपल फ्लक्स का रेशियो निकाला, देन हमने सिंपल ये माइनस करा तो यहाँ से हमें चेंज इन फ्लक्स मिल गया, क्लियर है। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलो इन क्वेश्चंस में, तभी आपके ये एकदम कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, वरना पूरा मिक्सअप कर दोगे तो कहीं ना कहीं गारंटीड है कि कोई ना कोई मिस्टेक आपकी होने वाली है, क्लियर है। आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। DC सीरीज मोटर of resistance 1 ohm across its terminal runs at 1000 RPM at 250 volt taking a current of 20 ampere when an additional resistance of 6 ohm is inserted in series taking the same current the new speed would be। तो आपको स्पीड में चेंज निकालना है, ठीक है, आप सिंपल क्या कर रहे हो रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर रहे हो, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल आपने मेथड पढ़ा ही है, आप क्या कर रहे हो रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हो, तो रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो ड्रॉप बढ़ेगा IA इंटू RA, तो स्पीड आपकी ऑब्वियस बात है कम होने वाली है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट केस लेके चलते हैं, ठीक है, फर्स्ट केस कब, तो ये नॉर्मल जो दे रखा है, ठीक है, तो फर्स्ट केस में इसने बोला जो आपका रेजिस्टेंस कितना है आपका 1 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है, एंड जो स्पीड है इस केस में N1 लिख लिया था फर्स्ट केस है इसलिए, स्पीड इसने बोला है 1000 RPM है, ठीक है, एंड इससे देखो अप्लाइड वोल्टेज भी दे रखा है, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज यानी कि V इतना किससे दिया देखो 250 वोल्ट, ये हमारा है फर्स्ट केस, ठीक है इतना, एंड देखो करंट भी दिया है इसने, ठीक है, करंट आपका सिंपल आर्मेचर करंट हो जाएगा, बिकॉज सीरीज मोटर में तो सारे करंट सेम ही होते हैं, तो ये आपका हो गया आर्मेचर करंट 20 एम्पियर, ठीक है। तो देखो देखो देयरफॉर अगर मैं सिंपल बैक EMF निकाल दो इस केस में EB1, ठीक है, तो DC सीरीज मोटर में देखो कैसे निकालते बैक EMF, अप्लाइड वोल्टेज माइनस आपका आर्मेचर करंट, ठीक है, देन आपका देखो आर्मेचर का रेजिस्टेंस प्लस आपके सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस प्लस आपने जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस ऐड किया वो वाला रेजिस्टेंस, ठीक है, R, क्लियर है। तो ये हमें नहीं दे रखा, ये हमें नहीं दे रखा, ठीक है, तो दोनों को जीरो करो, क्लियर है इतना। तो यहाँ से आपका सिंपल देखो बैक EMF क्या निकल जाएगा EB1 इक्वल्स टू
अप्लाइड वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट, ठीक है, माइनस आई ए कितना है इस केस में 20 एम्पियर मल्टीप्लाइड विथ आर की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है, तो यहाँ से हमें ई बी वन मिल जाएगा सिंपल। तो ई बी वन जो है हमारा बैक ई एम एफ ये कितना आएगा 250 माइनस 20 यानी 230 वोल्ट। अब देखो सेकंड केस देखते हैं, ठीक है, सेकंड केस में से देखो स्पीड हमें दे रखी है नहीं दी, ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करनी है, तो एन टू हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब देखो और क्या क्या डेटा दे रखा है, अप्लाइड वोल्टेज अभी भी सेम है, ठीक है 250 वोल्ट है, अप्लाइड वोल्टेज में इसने कुछ बोला नहीं, ठीक है, इसने बोला करंट भी सेम है, यानी आर्मेचर करंट भी हमारा कितना अभी भी 20 एम्पियर ही है, ठीक है, एंड इसने बोला कि जो रजिस्टेंस है, यानी अब लिख लेते हैं इसको आर डैश लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमारा कितना है, इसने बोला कि 6 ओम हमने और जोड़ दिया। तो देखो पहले हमारा कितना था, एक आर तो था ही था जो कि 1 ओम था, प्लस इसमें 6 ओम हमने और ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो बैक ई एम एफ कैसे लिखाएंगे, देखो बैक ई एम एफ सेकेंड केस में, ठीक है, ई बी टू क्या हो जाएगा सिंपल अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, माइनस आपका जो भी आर्मेचर करंट है, देन आपका सिंपल क्या हो जाएगा आर प्लस 6, ठीक है, बिकॉज पहले 1 ओम तो था ही था, उसमें 6 ओम और जोड़ दिया हमने, और सीरीज और आपका जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है वो तो हमने जीरो कर दिया ना, बिकॉज दे नहीं रखा, तो यहाँ से ई बी टू निकल जाएगा, देखो सिंपल ई बी टू आपका आ जाएगा यहाँ से, देखो ये आपका है 250 वोल्ट, ठीक है, माइनस आर्मेचर करंट अभी भी 20 एम्पियर है, मल्टीप्लाइड विथ 6 + 1, तो ई बी टू यहाँ से अपने को कितना मिल जाएगा 110 वोल्ट। क्लियर है इतना। अब देखो स्पीड कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखो कोई इतने कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन नहीं होते, ठीक है, स्पीड के सिंपल स्पीड का एक ही तो रिलेशन है, हर बार एक रिलेशन यूज होता है सिंपल, एन इज प्रोपोर्शनल टू बैक ई एम एफ अपॉन फ्लक्स, ठीक है, बट सिंस इसने क्या बोला कि जो आर्मेचर करंट है, ठीक है, यानी जो फर्स्ट केस का आर्मेचर करंट है वही आपका सेकंड केस का आर्मेचर करंट है, यानी कि क्या है दोनों 20 एम्पियर ही है ना, तो करंट अगर दोनों ही केस में अगर आपका सेम है और सीरीज वाइंडिंग में, तो देखो जो आर्मेचर करंट होता है वही करंट आपके सीरीज वाइंडिंग का करंट होता है, तो अगर दोनों ही करंट सेम है तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि फ्लक्स आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा, यानी फ्लक्स आपका क्या है कॉन्स्टेंट है, ये ठीक है। अब देखो अब जो रिलेशन बना स्पीड वाला, ठीक है, ये क्या बन जाएगा नाउ स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू सिंपली आपका हो जाएगा बैक ई एम एफ, ठीक है इतना। तो देखो अब यहाँ से सिंपल रिलेशन निकाल सकते हो, देखो एन टू अपॉन एन वन, ठीक है, अभी तक ऐसे ही करते आ रहे क्वेश्चन, एन टू अपॉन एन वन इक्वल्स टू ई बी टू अपॉन ई बी वन, ठीक है, सारा डेटा दे रखा है, बस एन टू निकालना है, तो यहाँ से देखो एन टू कितना हो जाएगा एन टू बराबर ई बी टू एन वन डिवाइडेड बाई ई बी वन, ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करते हैं, देखो एन टू हमारा कितना आ जाएगा, देखो ई बी टू मेरा कितना है 110 वोल्ट मल्टीप्लाइड विथ एन वन मेरा कितना है 1000 आर पी एम, ठीक है 1000 आर पी एम डिवाइडेड बाई ई बी वन मेरा कितना है 230 वोल्ट, ठीक है, सारी वैल्यू हमें मिल गई। तो देखो एन टू यहाँ से कितना आ जाएगा सिंपल 478.3 आर पी एम, ठीक है, तो आपका सिंपल आंसर कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, सिंपल स्टेप बाय स्टेप चलो, ठीक है, जैसे फर्स्ट केस लिया सेकंड केस लिया, फिर जो फाइंड आउट करना है वो रिलेशन यूज़ करो, ठीक है, ऐसे एकदम स्टेप बाय स्टेप चलो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीसी सीरीज मोटर विथ अ रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ऑफ 1 ओम runs at 800 rpm from a 200 volt supply taking 15 ampere. If the speed is to be reduced to 475 ohm for the same supply voltage and current, the additional series resistance to be inserted would be approximately. तो देखो जो लास्ट क्वेश्चन था ना, तो लास्ट क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था कि हम क्या कर रहे थे रेजिस्टेंस ऐड कर रहे थे, ठीक है, इस क्वेश्चन में 6 ओम हम एक्स्ट्रा ऐड कर रहे थे, उससे हमें निकालनी थी स्पीड। अब क्या हुआ इस क्वेश्चन में, ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमें स्पीड दे दी, स्पीड से हमें रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, तो पूरा बस हमें रिवर्स प्रोसेस जाना है, क्लियर है। देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, देखो पहला फर्स्ट केस लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट केस में जो आपको डेटा दे रखा है देखो वो मैं एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है, रेजिस्टेंस देखो इस केस में जो दिया इसने, ठीक है, वो इसने दे दिया देखो 1 ओम, ठीक है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, स्पीड इसने दे रखी है, इसको N1 ले लेता हूँ, स्पीड इसने दे दी 800 RPM, सप्लाई वोल्टेज भी इसने दे रखा है 200 वोल्ट, ठीक है 200 वोल्ट, एंड इसने जो करंट दिया है, ठीक है, करंट सिंस सीरीज मोटर तो सारे करंट सेम ही होंगे, ठीक है, तो इसको IA1 लिखता हूँ, ये मेरे को दिया इसने 15 एम्पियर, यहाँ तक आपका ठीक है। अब देखो सिंपल बैक EMF निकालता हूँ, ठीक है, देयरफॉर जो बैक EMF होगा फर्स्ट केस में, ठीक है, EB1 क्या हो जाएगा सिंपल जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज माइनस आपका आर्मेचर करंट, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ आपका सीरीज का रेजिस्टेंस, ठीक है, सीरीज वाइंडिंग का भी तो कुछ रेजिस्टेंस होता है, प्लस आपके आर्मेचर का रेजिस्टेंस, प्लस आपने जो रेजिस्टेंस ऐड किया, ठीक है, 1 ओम का जो ऑलरेडी है टर्मिनल के अक्रॉस, तो ये आपका हमने नहीं दे रखा तो ये जीरो करेंगे, ठीक है, ये भी नहीं दे रखा तो इसको भी जीरो करेंगे, ठीक है, सिंपल वैल्यू पुट करो, देखो EB1 इक्वल्स टू अप्लाइड वोल्टेज 200 माइनस आर्मेचर करंट 15 एम्पियर मल्टीप्लाई आर कितना है 1 ओम, ठीक है, तो यहाँ से सिंपल बैक EMF मिल गया, तो EB1 हमारा कितना आया सिंपल 200 माइनस 15, यानी कि ये तो हमें मिल गया 185 वोल्ट। अब दूसरा केस देखो, ठीक है, दूसरा केस इसने क्या बोला कि हमने
सिंपल स्पीड को कितना कर दिया 475 ओम, यानी देखो N2 जो स्पीड है 475 आरपीएम, ठीक है, आरपीएम। क्लियर, स्पीड इतनी हो गई। इसने बोला करंट अभी भी आपका सेम है, ठीक है, तो आर्मेचर करंट जो है IA2 सेकंड केस में ये अभी भी 15 एम्पियर ही है, ठीक है, इसने बोला सेम है। देखो फॉर द सेम सप्लाई वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, तो वोल्टेज भी आपका सेम है, सप्लाई वोल्टेज में भी कोई चेंज नहीं है, तो ये भी आपका कितना 200 वोल्ट, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला है, देखो देखो क्वेश्चन में आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो पहले आपकी स्पीड कितनी थी 800 आरपीएम, ठीक है, बाद में आपकी स्पीड कितनी हो गई, देखो बाद में आपकी स्पीड हो गई है 475 आरपीएम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्पीड का रिलेशन हमारा होता है एन इज प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ अपॉन फ्लक्स, ठीक है। करंट हम सेम रख रहे हैं तो फ्लक्स में आपका कुछ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, करंट सेम है इसलिए फ्लक्स भी आपका सेम हो गया। बैक ईएमएफ होता है बी माइनस आई ए इंटू जो भी आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है आपने क्या होगा, इस वैल्यू को बढ़ाया होगा तो आपकी स्पीड कम हुई होगी, बिकॉज देखो यहाँ पे स्पीड आपकी कम है ना, तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने बढ़ाई है, ठीक है, क्या रेजिस्टेंस है हमें ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालेंगे, सिंपल देखो सेकंड केस में पहले बैक ईएमएफ निकालते हैं, ठीक है, EB2, ठीक है। सेकंड केस में बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा, सिंपल अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, माइनस आपका जो भी आर्मेचर करंट है इस केस में, ठीक है, IA2 लिख ले तो ब्रैकेट। अब देखो पहले रेजिस्टेंस मेरा कितना था, R रेजिस्टेंस था, ठीक है, इसको हमने रिमूव थोड़ी किया है, ये तो हमारा था ही था। उसके बाद देखो हमने क्या किया कि एक और रेजिस्टेंस हमने ऐड किया है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये मैं लिख लेता हूँ R डैश, ठीक है, R डैश हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, तो EB2 में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो EB2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल अप्लाइड वोल्टेज 200 वोल्ट, ठीक है, माइनस आर्मेचर करंट सेम है यानी 15 एम्पियर ही है, मल्टीप्लाइड विद आर की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट केस में थी 1 ओम, प्लस हमें ये R डैश फाइंड आउट करना है यहाँ तक, ठीक है। ये आपका आ गया बैक ईएमएफ सेकंड केस में। अब देखो सिंपल, ठीक है, रिलेशन हमने पढ़ रखे हैं, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ अपॉन फ्लक्स, ठीक है, बट सिंस हमारा आर्मेचर करंट जो है IA1 इज इक्वल्स टू IA2, ये हमारा है 15 एम्पियर, और सीरीज वाइंडिंग में, सीरीज मोटर में क्या रहता है, जो आर्मेचर करंट होता है वही सीरीज वाइंडिंग करंट होता है, और सीरीज वाइंडिंग के थ्रू अगर करंट सेम है तो इसका मतलब हो गया कि फ्लक्स आपका चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, फ्लक्स आपका क्या है कांस्टेंट है, यानी सेम है, फ्लक्स में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो अगर आपका फ्लक्स चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तो अब जो रिलेशन बना आपका स्पीड का, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू सिंपली आपका हो गया बैक ईएमएफ, ठीक है। तो यहाँ से सिंपल क्या करेंगे, देखो N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिंपल EB2 अपॉन EB1, ठीक है, यही रहेगा। तो यहाँ से मेरे को निकालना क्या है, आर की वैल्यू निकालनी है, तो पहले सारी वैल्यू पुट करो। देखो N2 मेरा कितना है 475 आरपीएम, ठीक है, डिवाइडेड बाय N1 मेरा कितना है 800 आरपीएम, तो ये आ गया 800 आरपीएम इक्वल्स टू EB2 मेरा कितना है, देखो 200, ठीक है, माइनस 15 देन 1 प्लस R डैश, ठीक है, जो कि मेरे को फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय आपका EB1 मेरा कितना है 185 वोल्ट, ठीक है। तो देखो सारी वैल्यू में पता है, यहाँ पे सिर्फ एक R डैश ही तो अननोन है, ठीक है, तो इसको आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेटर से। तो R डैश जो आपको यहाँ से मिलेगा ये आपका आ जाएगा 5 ओम, यानी कि आपको सिंपल देखो रिवर्स प्रोसेस करना था, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन किया, लास्ट क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस दे रखा था और स्पीड में वेरिएशन बताना था, ठीक है, और इस क्वेश्चन में स्पीड दे रखी है, रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। आपका हमेशा देखो रिलेशन बेस्ड ही क्वेश्चन बनते हैं डीसी मोटर में, ठीक है, या तो ये स्पीड वाला रिलेशन होगा या फिर आपका सिंपल कि बैक ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू N5, ठीक है, या तो यहाँ से बैक ईएमएफ निकालने का होगा या फिर स्पीड वाला क्वेश्चन होंगे, ठीक है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपका टॉर्क वाला क्वेश्चन, ये तीन रिलेशन ही बनते हैं, ठीक है, इनसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर है, बस आपको क्वेश्चन को थोड़ा सही से समझना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है और कैसे हमें अप्रोच लगानी चाहिए। क्लियर चीज़, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। डीसी सीरीज मोटर इज रनिंग एट रेटेड स्पीड एंड रेटेड वोल्टेज फीडिंग अ कांस्टेंट पावर लोड, इफ द स्पीड हैज़ टू बी रिड्यूस टू 0.25 पर यूनिट द सप्लाई वोल्टेज शुड बी रिड्यूस टू, यानी कि देखो आपका स्पीड का रिलेशन क्या रहता है, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू बैक ईएमएफ, ठीक है, अपॉन आपका फ्लक्स, यही रहता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो बैक ईएमएफ होता है ये क्या होता है, अप्लाइड वोल्टेज माइनस आपका जो भी आर्मेचर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप है डिवाइडेड बाय आपका फ्लक्स, ये आप एक जनरल फॉर्मूला लिखते हो, ठीक है। इसने क्या बोला, स्पीड को हम क्या कर रहे हैं रिड्यूस, कितनी रिड्यूस कर रहे हैं, देखो इसने बोला 0.25 पर यूनिट, तो 0.25 पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट आपका देखो और कुछ नहीं होता, ये एक तरह से परसेंटेज ही समझ सकते हो, ठीक है। सिंपल इसके लिए मेरे ऑलरेडी एक थ्योरेटिकल लेक्चर है, वो भी आप देख सकते हो, क्लियर है। तो यहाँ से ये कितना जाएगा, देखो 0.25, ठीक है, यानी कि पॉइंट को अगर मैं रिमूव करता हूँ तो 100, यानी कि यहाँ से मेरे को मिल गया 1/4, यानी स्पीड को मैं क्या कर रहा हूँ, इस स्पीड को 1/4 टाइम्स रिड्यूस कर रहा हूँ। तो स्पीड रिड्यूस कब होगी, जब मेरा ये सप्लाइड वोल्टेज क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो सप्लाइड वोल्टेज मैंने क्या होगा, रिड्यूस किया होगा, तो ये यही पूछ रहा है कि कितना सप्लाइड वोल्टेज मैंने रिड्यूस किया है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। समझ गए क्वेश्चन। अब देखो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया
कि कांस्टेंट पावर लोड को ये ड्राइव कर रहा है, ठीक है। यानी पावर आपकी क्या है, कांस्टेंट है, तो पावर आपकी क्या होती है, बैक ईएमएफ मल्टीप्लाइड विद आपका आर्मेचर करंट, ठीक है। यानी कि ये हमारा क्या है, वैल्यू कांस्टेंट है, ये हमारी वैल्यू, ठीक है, कांस्टेंट। अब देखो, एंड आपका जो टॉर्क का अगर मैं रिलेशन लिखता हूँ, ठीक है, टॉर्क हम क्या लिखते हुए आ रहे हैं, देखो पावर जो भी आपकी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय जो भी आपकी एंगुलर स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पावर फाइंड आउट करता हूँ तो पावर यहाँ से मेरी कितनी आएगी, पावर इक्वल्स टू टॉर्क इनटू मेरी जो भी स्पीड है, ठीक है। तो सिंस पावर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि जो मल्टीप्लिकेशन मेरा, ठीक है, जो प्रोडक्ट है ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखो यहाँ पे जो टॉर्क है आपका, ठीक है, क्वेश्चन में साफ हमें पता चल चुका है कि टॉर्क मल्टीप्लाइड विथ स्पीड ये हमारी एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या होता है, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका था कि अगर एक वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, यानी एक पैरामीटर बढ़ेगा तो दूसरा पैरामीटर को कम होना पड़ेगा, तभी वो चीज़ क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है चीज़ ये। तो यहाँ पे देखो जो आपकी स्पीड है, किसने बोला ना, स्पीड स्पीड हमने क्या की है, कम की है, ठीक है। और कितनी कम की है, 0.25 पर यूनिट। तो 0.25 पर यूनिट बोलने का मतलब क्या होता है, 1/4, ठीक है, यानी 1/4 इतनी आपने क्या कर दी, इस स्पीड को रिड्यूस कर दी। अब मैं चाहता हूँ ये जो मेरा मल्टीप्लिकेशन है या फिर ये जो मेरा प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो स्पीड अगर मेरा, यानी स्पीड वाला जो पैरामीटर है वो अगर 1/4 कम हुआ तो टॉर्क को क्या होना पड़ेगा, 4 टाइम्स बढ़ना पड़ेगा, ठीक है, 4 टाइम्स इसको इंक्रीज होना पड़ेगा, तभी तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। बिकॉज देखो ये अगर 4 टाइम बढ़ता है तो ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप एक चीज़ समझ गए कि जो टॉर्क है इस क्वेश्चन में, टॉर्क को आपको क्या करना पड़ेगा, टॉर्क आपका इंक्रीज होगा 4 टाइम्स अगर आप स्पीड को 1/4 रिड्यूस करते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में पावर कांस्टेंट थी, ठीक है, तो टॉर्क क्या हो गया, इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। अब देखो जो टॉर्क होता है, ठीक है, टॉर्क का हमने रिलेशन पर क्या पढ़ा होता है, फ्लक्स इनटू आपका आर्मेचर करंट, ठीक है, ये रिलेशन पढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या मेंशन किया, डीसी सीरीज मोटर है, ठीक है। तो फॉर सीरीज मोटर इनके लिए आपका क्या होता है कि जो फ्लक्स होता है ये आपका प्रोपोर्शनल रहता है आर्मेचर करंट के, ठीक है। तो इस वजह से अब देखो जो टॉर्क का रिलेशन बन गया, देयर फॉर टॉर्क आपका क्या हो जाएगा, सिंपली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट के स्क्वायर के। यहाँ तक ठीक है आपका। अब देखो यहाँ से आपको सिंपल समझ जाना चाहिए, देखो टॉर्क अगर आपका 4 गुना बढ़ रहा है, यहाँ पे देखो इस रिलेशन में फॉलो करो, ठीक है, टॉर्क अगर आपका 4 गुना बढ़ रहा है तो आर्मेचर करंट कितना बढ़ा हुआ होगा, 2 टाइम्स बढ़ा होगा, तभी तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो टॉर्क आपका 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। देखो या तो आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है, यहाँ से एक चीज़ हम समझ गए कि आर्मेचर करंट हमारा 2 टाइम्स बढ़ रहा है। अब ये मैंने आपको ओरली समझा दिया। अब देखो आप कैसे समझ सकते हो, देखो ऐसे, देखो T2, ठीक है, सेकंड केस में जो भी टॉर्क था डिवाइडेड बाय मेरा फर्स्ट केस में जो भी टॉर्क था, ठीक है। केसेस कौन से की बात हो रही है, पहला वाला केस वो हो गया जब आप सब चीज़ें रेटेड पे कर रहे थे, रेटेड स्पीड और रेटेड वोल्टेज। सेकंड केस कौन सा हो गया, हमारा सप्लाई वोल्टेज हमने रिड्यूस कर दिया, ये चीज़ ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल ये आर्मेचर करंट IA2 डिवाइडेड बाय आर्मेचर करंट IA1, ठीक है, फर्स्ट केस वाला, इन पूरे का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो देखो सेकंड केस में मेरा टॉर्क मैंने पता किया, जब मैं स्पीड को रिड्यूस करता हूँ 1/4 तो टॉर्क मेरा 4 गुना हो जाता है, यानी जो भी पहले टॉर्क था उसका 4 गुना हो जाएगा सेकंड केस में, ठीक है। तो यानी कि 4T1, ठीक है, तो और नीचे मेरा T1 है ही है, ठीक है। बिकॉज देखो ये T1 क्यों हो रहा है, बिकॉज हमें कांस्टेंट पावर लोड को ड्राइव करना है। अगर कांस्टेंट पावर लोड को आप ड्राइव करवाना चाहते हो तो टॉर्क को आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है, यानी स्पीड अगर रिड्यूस होगी तो टॉर्क बढ़ेगा ही 4 गुना आपका। क्लियर है चीज़ ये। तो 4 गुना टॉर्क बढ़ गया, देखो 4T1 हो गया, और पहले फर्स्ट केस में टॉर्क मेरा T1 ही है। तो यहाँ से ये क्या हो गया, देखो IA2 डिवाइडेड बाई IA1 इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो टॉर्क से टॉर्क कैंसिल हो गया, तो यहाँ से देखो ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर को अगर मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, ठीक है, स्क्वायर को मैं हटा देता हूँ तो इस साइड मेरा क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, ठीक है, रूट आ गया। तो यहाँ से अगर मैं अब IA2 की वैल्यू निकालता हूँ तो IA2 यहाँ से देखो मेरा कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ IA1, ठीक है। तो मैंने यही बोला था आपको कि टॉर्क अगर आपका 4 गुना बढ़ रहा है तो ऑब्वियस बात है आर्मेचर करंट आपका 2 गुना बढ़ा होगा। तो देख सकते हो 2 टाइम्स हो गया ना आर्मेचर करंट फर्स्ट के कंपेयर में। क्लियर है, तो यहाँ पे स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर करते तो 4 मिलता है, टॉर्क 4 गुना हो गया, ठीक है ये चीज़। तो यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ कि जो मेरा आर्मेचर करंट है, ठीक है, आर्मेचर करंट ये मेरा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 2 टाइम्स, ठीक है, इंक्रीज बाय 2 टाइम्स। अब देखो जो पावर मैंने, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको लिखवाई थी पावर कांस्टेंट, ठीक है। तो देखो देयरफॉर पावर आपकी क्या, देखो P बराबर आपका बैक EMF EB, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ आपका आर्मेचर करंट, ठीक है, ये टर्म हमारी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें पता चल गया कि हमारा क्या हो रहा है, जो करंट है, ठीक है, आर्मेचर करंट वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा, इंक्रीज हो रहा है 2 टाइम्स, ठीक है। यानी ये जो हमारा आर्मेचर करंट है IA, ठीक है, ये मेरा क्या हो रहा है, 2 गुना बढ़ रहा है, ठीक है, 2 टाइम्स बढ़ रहा है। तो ये प्रोडक्ट मेरा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट।
तो आर्मेचर करंट अगर मेरा 2 बार बढ़ रहा है, 2 टाइम्स बढ़ रहा है, तो मेरा बैक ईएमएफ क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 यानी आधा हो जाएगा, तभी तो ये प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। अगर मेरा आर्मेचर करंट डबल होता है तो बैक ईएमएफ को आधा ही होना पड़ेगा, तभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा सेटिस्फाई करते हुए चलना है। ठीक है, कांस्टेंट पावर बोला है तो कांस्टेंट पावर ही मिलनी चाहिए हमें। कांस्टेंट पावर कैसे मिलेगी, हम ये सब चीज़ें चेक कर रहे हैं। आर्मेचर करंट हमें पता चल गया 2 गुना बढ़ रहा है, तो आर्मेचर करंट अगर 2 गुना बढ़ता है तो बैक ईएमएफ को आधा होना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ समझे कि हमारा जो बैक ईएमएफ है ये आपका आधा हो रहा है। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ बिकम हाफ, यानी आपका ये हो रहा है 1/2 पर यूनिट। ठीक है, इतना क्लियर है चीज़, बिकॉज करंट आपका 2 पर यूनिट बढ़ रहा है, सारी चीज़ पर यूनिट में लेके चल रहे हैं ना। ठीक है, तो सारी वैल्यू भी हमारी पर यूनिट में ही आ रही है यहाँ पे। क्लियर है, तो बैक ईएमएफ हमारा हो गया 1/2 पर यूनिट। क्लियर है चीज़ यहाँ पे। अब देखो अगर मैं यहाँ पे सीरीज मोटर बना के बताता हूँ। ठीक है, सीरीज मोटर में क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग होगी, उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, एंड आपका ये आर्मेचर होगा। तो ये आपका सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो जाएगा, और ये आपका बैक ईएमएफ हो जाएगा ईबी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सिंपल केवीएल लगाते हो, ठीक है, केवीएल लगाओ और सारे ड्रॉप को आप नेगलेक्ट कर दो। ठीक है, तो सारे ड्रॉप को अगर आप नेगलेक्ट करते हो तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि अप्लाइड वोल्टेज इक्वल्स टू बैक ईएमएफ। ठीक है, सारे ड्रॉप को नेगलेक्ट क्यों करें, बिकॉज देखो हमें कुछ भी इसने मेंशन नहीं कर रखा। ठीक है, और पूछा हमें क्या, अप्लाइड वोल्टेज पूछा है ना। ठीक है, तो ड्रॉप हमने नेगलेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉप हमारा क्या है, नेगलेक्टेड, यानी इस आर एस सी के क्रॉस, आर ए के क्रॉस, इनके क्रॉस कुछ भी ड्रॉप नहीं हो रहा। ठीक है, बिकॉज इनकी वैल्यू वैसे ही कम होती है, तो इनको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो इनको जैसे आप नेगलेक्ट करते हो तो वी की वैल्यू क्या हो गई, यानी अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई सेकंड केस में, सिंपल बैक ईएमएफ के बराबर। ठीक है, तो बैक ईएमएफ हमने पता किया कितना हो रहा है, 0.5 पर यूनिट हो रहा है। ठीक है, यानी आप अगर स्पीड को रिड्यूस करना चाहते हो 0.25 पर यूनिट, तो आपको अप्लाइड वोल्टेज को 0.5 पर यूनिट रिड्यूस करना पड़ेगा। तो आपका सिंपल क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज़ ये। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ऑलरेडी और भी करवा चुका हूं पहले। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ कांस्टेंट सप्लाई वोल्टेज व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग अ सीरीज रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट ऑफ डीसी शंट मोटर ऑन इट्स स्पीड एंड टॉर्क। ठीक है, यानी स्पीड और टॉर्क पर क्या वेरिएशन आएगा जब आप अपने डीसी शंट मोटर के फील्ड सर्किट में एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हो। ठीक है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो देखो डीसी शंट मोटर बोला है, तो पहले आप डीसी शंट मोटर बनाओ। देखो शंट मोटर में आपकी शंट वाइंडिंग होगी, या फिर बोल सकते हो फील्ड वाइंडिंग होगी। ठीक है, तो ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, यानी फील्ड सर्किट हो गया। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, सीरीज में एक रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हो। तो ये मान लेते हैं हमने कोई रेजिस्टेंस ऐड किया। ठीक है, आर, और ये आपका क्या है, सिंपल आर एफ, फील्ड का रेजिस्टेंस। ठीक है, देन आपका सिंपल आर्मेचर का सर्किट बना दो, ये आपका कंप्लीट सर्किट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो गया, एंड यहाँ पे ये आपका बैक ईएमएफ हो जाएगा। देन आपका देखो सिंपल फील्ड करंट भी लिख लो, यहाँ पे ये फील्ड करंट होगा आई एफ। ठीक है, देन आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आर्मेचर करंट, देन यहाँ पे ये हो जाएगा सप्लाई वोल्टेज। यहाँ तक ठीक है आपका। अब इसने देखो वेरिएशन किस में पूछा है, स्पीड और टॉर्क के बीच में वेरिएशन पूछा है ना, यानी स्पीड और टॉर्क पे क्या इफेक्ट आएगा ये पूछा है। तो पहले आपको देखो स्पीड और टॉर्क का रिलेशन तो पता होना चाहिए ना, कि देखो स्पीड तो आपकी क्या होती है, बैक ईएमएफ ई बी अपॉन फ्लक्स। ठीक है, एंड टॉर्क का आपका रिलेशन क्या रहता है, टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। ठीक है, यही से तो हमें पहले दो रिलेशन तो पता होने चाहिए ना इनके। अब देखो यहाँ से सिंपल देखो फील्ड करंट की अगर मैं वैल्यू निकालता हूँ आई एफ। ठीक है, फील्ड करंट कितना आ जाएगा, देखो मेरा सिंपल ये सप्लाई वोल्टेज देखो पूरा इस वाइंडिंग के क्रॉस है। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज वी डिवाइडेड बाय मेरा रेजिस्टेंस, देखो पहले मेरा क्या था, सिंपल आर एफ ही था। ठीक है, यानी पहले मेरा रेजिस्टेंस था आर एफ, बट अब मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस और इंसर्ट कर दिया आर। ठीक है, यहाँ तक। अब देखो इसने बोला सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है। ठीक है, पहला पॉइंट ये था, तो ये आपकी क्या कांस्टेंट है, इसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर रहे, सप्लाई वोल्टेज आपकी कांस्टेंट है। तो जो नीचे वाला पोर्शन है, तो मैंने क्या किया, रेजिस्टेंस इंसर्ट किया, यानी मेरा रेजिस्टेंस मेरा इंक्रीज कर दिया मैंने। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो मेरा फील्ड करंट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या समझते हो, देखो फील्ड करंट तो आपका हो रहा है कम यहाँ पे। ठीक है, फील्ड करंट अगर कम होगा तो फ्लक्स अब क्या होगा, कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फ्लक्स अगर आपका कम प्रोड्यूस होगा तो आपकी जो स्पीड है ये क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बिकॉज देखो मैंने यहाँ पे रिलेशन लिखवा रखा है। ठीक है, फ्लक्स कम तो स्पीड आपकी बढ़ती है, तो स्पीड तो हमारी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन आंसर नहीं होगा और डी ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ तक ठीक है आपका। तो देखो यहाँ पे हमने फील्ड सर्किट में रेजिस्टेंस ऐड किया ना, फील्ड सर्किट में रेजिस्टेंस ऐड करने की वजह से क्या हुआ, फ्लक्स तो कम हुआ और स्पीड आपकी इंक्रीज हुई है। तो ये एक तरह से कौन सा मेथड है आपका, ठीक है, इसको हम बोलेंगे फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। ठीक है, मैंने 3 मेथड आपको बताए थे ना, आर्मेचर कंट्रोल मेथड यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, और आपका एक लास्ट वोल्टेज कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा मेथड है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल। ठीक है, मैंने आपको एक डायग्राम भी बनवाया था, ये आपको बोला था मैंने, याद रखना इसको। देखो ये आपका हो गया पावर, ठीक है, ये आपका हो गया टॉर्क, एंड यहाँ पे आपका हो गया स्पीड। ठीक है ये चीज़। अब देखो इसमें
यहाँ पे ये जो पॉइंट है ठीक है, ये आपकी हो गई रेटेड स्पीड, बोलो इसको, या तो देखो रेटेड स्पीड या फिर इसको बेस स्पीड बोल सकते हो, ठीक है। ये आपकी हो गई रेटेड या फिर बेस स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे तो है आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, यहाँ पे आपका है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ठीक है। यानी कि आपका जब रेटेड स्पीड से ज़्यादा स्पीड पर आपको कंट्रोल करना होता है तो आप फील्ड फ्लक्स कंट्रोल यूज करते हो, ये आपको सब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कुछ इस टाइप का आपका ये डायग्राम बनता है, ठीक है। ये आपका कुछ इस टाइप का आपका देखो ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो ये तो आपकी होती है टॉर्क, ठीक है, ये आपकी होती है पावर, ठीक है। यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में टॉर्क आपका कांस्टेंट रहता है, पावर वेरिएबल होती है। फील्ड फ्लक्स कंट्रोल में आपका पावर कांस्टेंट होती है, यानी देखो यहाँ पे ये पावर कांस्टेंट है, ठीक है, पावर कांस्टेंट। और टॉर्क आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है। ये चीज़ आपकी क्लियर है। अब सिंस हम इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए ना, फ्लक्स में वेरिएशन कर रहे हैं यानी फील्ड फ्लक्स कंट्रोल कर रहे हैं, क्लियर है। तो फील्ड फ्लक्स अगर है तो हमारा पावर क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। यानी फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, तो आपकी जो पावर है इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये आपकी कांस्टेंट है। ये चीज़ आप समझ गए। और ये जो कर्व है ना, ये जो मैंने डायग्राम बनाया, ये ऐसा ही क्यों बना, ये मैं आपको अगले क्वेश्चन में समझा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पावर आपकी कांस्टेंट है। अब देखो जो पावर का रिलेशन होता है, ठीक है, या फिर सिंपल पहले टॉर्क का लिखते हैं। टॉर्क क्या होती है आपकी, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय आपका एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं पावर निकालता हूँ तो पावर कितनी आएगी यहाँ से मेरी, टॉर्क, ठीक है, इंटू मेरा ओमेगा, ये आएगी। तो पावर मेरी क्या है, कांस्टेंट है, तो पावर मेरी यहाँ पे कांस्टेंट लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा प्रोडक्ट है यानी टॉर्क इंटू स्पीड, ये मेरी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था ना कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी कि आपका देखो टॉर्क, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद आपका ओमेगा यानी स्पीड, ये क्या आपका कांस्टेंट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इतना समझ गए। अब हमने पता किया कि जैसे रेजिस्टेंस ऐड किया स्पीड तो आपकी बढ़ गई, यानी कि आपकी जो स्पीड है यानी ओमेगा जो है, ठीक है, ये आपका ओमेगा, क्लियर है, ये क्या हो गया आपका, बढ़ गया, यानी स्पीड तो आपकी इंक्रीज हो गई। तो ये चीज़ अगर ये इनका मल्टीप्लिकेशन मेरे को अगर कांस्टेंट चाहिए तो स्पीड अगर मेरी बढ़ेगी तो टॉर्क को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। टॉर्क डिक्रीज होगा तभी तो ये आपका दोनों मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट रहेंगे। तो यहाँ से आप क्या समझे कि टॉर्क तो आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी स्पीड तो आपकी हो रही है इंक्रीज और टॉर्क आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज। क्लियर है चीज़ ये। तो आपका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, स्पीड विल इंक्रीज एंड टॉर्क विल डिक्रीज, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। अ 50 किलोवाट डीसी शंट मोटर इज लोडेड टू ड्रॉ आर्मेचर करंट एट एनी गिवन स्पीड व्हेन ड्रिवन एट हाफ द रेटेड स्पीड बाय आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। सेकेंड है आपका एट 1.5 टाइम्स द रेटेड स्पीड बाय फील्ड कंट्रोल। द रेस्पेक्टिव आउटपुट पावर डिलीवर बाय द मोटर आर अप्रोक्सीमेटली, यानी दोनों ही केस में आपकी आउटपुट पावर क्या होगी, ठीक है। अभी फिलहाल 50 किलोवाट आपके डिसीजन मोटर की आउटपुट पावर है। फिर इस बोला इसने कि इन दोनों केस में कितनी पावर होगी आउटपुट, ठीक है, ये पूछा है। और इसने बोला कि किसी भी स्पीड पर आपका जो आर्मेचर है, ठीक है, या फिर बोल सकते हो जो शंट मोटर का आर्मेचर है वो रेटेड करंट ले रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, देखो ड्रॉ रेटेड आर्मेचर करंट एट एनी गिवन स्पीड, ठीक है। किसी भी स्पीड पे वो क्या ले रहा है, रेटेड आर्मेचर करंट ले रहा है इनपुट से। ये चीज़ आपकी क्लियर है। अब देखो देखो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। पहला इसका क्या है, देखो ने आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल बोला ना, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल पहला वाला पॉइंट में, तो देखो क्या बोला, एट हाफ द रेटेड स्पीड, यानी जो भी रेटेड स्पीड है उससे कम पर हम कंट्रोल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बिलो बेस स्पीड, ठीक है। तो ये आपका पहला केस हो गया बिलो बेस स्पीड वाला, यानी कि आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल या फिर बोल सकते हो आर्मेचर कंट्रोल, ठीक है। बिकॉज इसने पहला मेथड देखो ऐसे ही बोला, इसने आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल है। अब देखो इस मेथड में आप क्या करते हो पता है, फ्लक्स को तो रखते हो कांस्टेंट, ठीक है, फ्लक्स में आप कुछ भी वेरिएशन नहीं करते, ठीक है। बिकॉज देखो दोनों चीज़ को वेरिएशन कैसे करेंगे, एक चीज़ से कंट्रोल करोगे ना, दोनों एक साथ वेरी करके क्या मतलब, क्लियर है। तो स्पीड में देखो फ्लक्स, इस मेथड में फ्लक्स कांस्टेंट रखते हैं हम और वोल्टेज को हम वेरिएबल रखते हैं, वोल्टेज को हम वेरिएबल रखते हैं, ठीक है इतना। एंड देखो देयरफॉर आपका जो रिलेशन रहता है टॉर्क का, ठीक है, टॉर्क क्या होता है आपका, सिंपली प्रोपोर्शनल होता है आपके फ्लक्स और आर्मेचर करंट के प्रोडक्ट के, यही रहता है। अब देखो यहाँ पे इसने क्या बोला, किसी भी स्पीड पर आपका जो मोटर है वो क्या ले रही है, रेटेड आर्मेचर करंट ले रही है। यानी ये करंट जो हमारा, ये कौन सा करंट होगा हमारा, ये हमारा रेटेड करंट होगा, ठीक है ना। तो रेटेड करंट बोलने का मतलब क्या होता है, एक फिक्स वैल्यू है, ठीक है, इसमें कुछ भी आपकी चेंज नहीं हो रही, रेटेड मतलब फिक्स है। तो फ्लक्स आपका देखो इस मेथड में कांस्टेंट होता है, आर्मेचर करंट ऑलरेडी आपका रेटेड है यानी कांस्टेंट है ये भी। तो ये आज से क्या पता चला कि आपका टॉर्क क्या होता है इस मेथड में, कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता चल गया कि बिलो बेस स्पीड में टॉर्क आपका कांस्टेंट रहता है। एंड देखो जो दूसरा एक रिलेशन होता है, ठीक है, आपका क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू
जो भी पावर है डिवाइडेड बाय आपका एंगुलर स्पीड, ठीक है, यही रहता है। तो यहाँ से अगर मैं पावर निकालता हूँ, ठीक है, तो पावर यहाँ से क्या होगी, पावर इक्वल्स टू टॉर्क इंटू मेरी जो भी स्पीड है, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ से समझो देखो, ठीक है, इस एंगुलर स्पीड को मैं सिंपल एन में भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 2πn/60। क्लियर है ये चीज़, ये सिंपल स्पीड है हमारी। तो यहाँ पे देखो टॉर्क आपका क्या कांस्टेंट है इस मेथड में। तो यहाँ से क्या पता चला कि पावर जो है आपकी, ये आपके प्रोपोर्शनल है स्पीड के, यानी जितनी आपकी स्पीड बढ़ेगी उतने आपका पावर बढ़ेगा, ठीक है। तो दोनों रिलेशन आप समझ गए बिलो बेस स्पीड के लिए। तो अब देखो ये आपका हो गया टॉर्क, ठीक है, यानी ये आपकी हो गई स्पीड, ये आपकी हो गई पावर, ये आपकी हो गई स्पीड, ठीक है। अब स्पीड में एक ले लेते हैं यहाँ पे, कहीं पे हमारी रेटेड स्पीड है, ठीक है, यानी ओमेगा आर लिख लो। रेटेड स्पीड और बेस स्पीड एक ही चीज़ होती है, ठीक है। मतलब सिंपल आप कोई मोटर खरीद के लेके आते हो तो उसके नेम प्लेट पे जो स्पीड लिखी हुई होती है वो आपकी होती है बेस स्पीड, या फिर उसी को हम रेटेड स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो हमने देखो बिलो बेस स्पीड वाले मेथड में क्या देखा, यानी जब जब आपका इस ओमेगा आर से कम स्पीड है आपकी, ठीक है, इस ओमेगा आर से कम स्पीड पर आपको कंट्रोल कर रहे हो, तो टॉर्क तो आपका कांस्टेंट, ठीक है, तो टॉर्क कांस्टेंट बना देते थे। देखो ये आपका टॉर्क कांस्टेंट, ठीक है, बट पावर आपकी क्या होगी, लीनियर रिलेशन, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी आपकी पावर भी बढ़ेगी। यहाँ तक ठीक है आपका। अब देखो दूसरा, दूसरा इसने बोला, देखो ये तो फर्स्ट में हम समझ गए, ठीक है। तो फर्स्ट में हमें पता चला कि पावर क्या है, वेरिएबल है, यानी ये तो कंफर्म हो गया कि ये जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला आपका है, इसमें हमारी पावर 50 किलोवाट तो नहीं रहने वाली, ठीक है, 50 किलोवाट तो नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, बिकॉज पावर इस मेथड में हमारी वेरिएबल होती है। तो यहाँ से देखो डी वाला ऑप्शन होगा नहीं, सी वाला ऑप्शन आपका होगा नहीं। क्लियर है, तो ऐसे आप जज करके भी समझ सकते हो चीज़ें। क्लियर है। तो अब देखो आगे देखते हैं दूसरा मेथड आपका फील्ड फ्लक्स कंट्रोल मेथड, ठीक है, या फिर बोल सकते हो फील्ड कंट्रोल मेथड। अब देखो फील्ड कंट्रोल आपका अबव बेस स्पीड होता है, ठीक है, ऑब्वियस बात है, बिकॉज इसमें फ्लक्स को हम कम करते हैं और आपकी जो स्पीड होती है वो इन्वर्स रिलेशन में रहती है फ्लक्स के साथ। फ्लक्स को कम करो तो स्पीड ऑब्वियस बात है आपकी बढ़ेगी, ठीक है। इस मेथड में आपका देखो पहले हम लिख लेते हैं, इस मेथड में हम फ्लक्स हम वेरिएबल को रखते हैं, फ्लक्स हमारा वेरिएबल होता है, यानी इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। और जो आपका वोल्टेज होता है ये हमारा कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है, वोल्टेज में हम कुछ चेंज नहीं करते। अब देखो देयरफॉर आप अगर पावर निकालते हो, ठीक है, इस क्वेश्चन इस केस में, तो पावर आपकी क्या आएगी, सिंपल बैक ईएमएफ मल्टीप्लाइड विद आपका आर्मेचर करंट, यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको फर्दर थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ तो पावर इक्वल्स टू, देखो बैक ईएमएफ क्या होता है, सिंपल अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, माइनस आपका आर्मेचर करंट इंटू आपका आर्मेचर का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड विथ आर्मेचर करंट, यही आएगा यहाँ पे। अब जरा यहाँ पे समझो, देखो ध्यान से देखो, अप्लाइड वोल्टेज चेंज नहीं करते इस मेथड में, देख सकते हो कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो अप्लाइड वोल्टेज आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। आई ए क्या आपका रेटेड वैल्यू है, ये रेटेड वैल्यू मतलब फिक्स है ना, रेटेड वैल्यू, बिकॉज क्वेश्चन में इसने बोल रखा है कि आर्मेचर ड्रॉ रेटेड आर्मेचर करंट एट एनी गिवन स्पीड, तो रेटेड वैल्यू हो गई। तो ये ड्रॉप भी आपका क्या होगा, एक तरह से कांस्टेंट होगा, ठीक है, ड्रॉप में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से सारी चीज़ें कांस्टेंट है ना, वोल्टेज कांस्टेंट, ड्रॉप कांस्टेंट, आर्मेचर करंट कांस्टेंट, सारी चीज़ें कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि इस मेथड में आपकी पावर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, पावर आपकी हो गई कांस्टेंट। अब देखो ये तो हमने पावर रिलेशन देख लिया, ठीक है, पावर का। अब देखो एंड दूसरा रिलेशन हम क्या पढ़ते हैं, सिंपल टॉर्क इक्वल्स टू पावर अपॉन आपका एंगुलर स्पीड। पावर यहाँ पे कांस्टेंट, तो यहाँ पे रिलेशन क्या निकलता है कि टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा। क्लियर है। तो अब देखो आप अगर अब इसको प्लॉट करते हो, ठीक है, ये आपने रिलेशन तो निकाल दिया, इसको प्लॉट करना है। देखो अब बेस स्पीड क्या होगा, पावर कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो पावर वाला ये रहा, तो पावर कांस्टेंट यानी कि ये लो पावर हमने कांस्टेंट कर दी, ठीक है। देखा फिर अब बेस स्पीड टॉर्क आपका इन्वर्स रिलेशन में होगा, ठीक है। तो इन्वर्स रिलेशन कुछ ऐसा आपका डायग्राम बनता है, ठीक है। तो देखो ऐसा ही इन दोनों को आप क्या करते हो, मर्ज कर देते हो, यानी साथ में बनाते हो। तो आपको जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बनाया वही बनता है। क्लियर है, यहाँ पे मैंने सेपरेट बना के बताया, तो ये आपका हो गया डायग्राम। तो देखो क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट कंफर्म है कि उसमें 50 वॉट नहीं होगी, ठीक है। सेकंड हमारा फील्ड कंट्रोल मेथड है, फील्ड कंट्रोल में पावर आपकी कांस्टेंट रहती है, यानी जो पहले पावर थी वही पावर होगी। तो पहले 50 किलो वॉट थी, तो सेकंड के लिए, यानी ये जो सेकंड है ना, इसके लिए अभी भी 50 वॉट ही होगी, ठीक है। तो आपका एक ही ऑप्शन है ऐसा, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, बिकॉज देखो 50 किलोवाट इन सेकंड, बिकॉज सेकंड में आपकी पावर फिक्स होगी। हमने देखा अब बेस स्पीड है, फील्ड कंट्रोल में पावर कांस्टेंट, तो जो पहले पावर थी वही पावर हो गई। यहाँ तक ठीक है, ये तो हमने सिंपल जज करके कर दिया, ठीक है। तो ये तक करने की जरूरत नहीं थी, आपको बस ये डायग्राम पता होना चाहिए था, ठीक है। फिलहाल मैं आपको बता रहा था कि डायग्राम ऐसा कैसे बनता है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम समझ गए आप, इन डायग्राम से डायरेक्ट कर सकते थे। अब जो स्टैंडर्ड अप्रोच है, ठीक है, इन रिलेशंस को यूज़ करके भी आप ये वैल्यूज़ वगैरह निकाल सकते हो। बिकॉज अभी तो हमने फिलहाल क्या किया, सिंपल जज किया कि 50 किलोवाट होगी, तो यहाँ पे 25 कैसे आया,
ये आपको रिलेशन देखना पड़ेगा। तो देखो अब अगर मैं आपको सिंपल करके दिखाऊँ, देखो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में हमने पता कर दिया कि जो आपकी आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में, ठीक है, आपका टॉर्क तो रहता है कांस्टेंट और पावर आपकी होती है वेरिएबल, ठीक है, और वेरिएबल भी कैसे, ये आपके ओमेगा पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो सिंपल पहला जो है ये एट हाफ द रेटेड स्पीड आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर P2 अपॉन P1, P2 अपॉन P1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1, ठीक है। तो मेरे को निकालनी है हाफ द रेटेड पे, ठीक है। तो देखो P2 कितना आ जाएगा, P2 इक्वल्स टू सिंपल ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसने बोला देखो हाफ द रेटेड स्पीड, तो हमारी रेटेड स्पीड हम लेके चल रहे हैं ओमेगा 1, तो इसकी आधी करनी है, तो ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओमेगा 1 मल्टीप्लाइड विथ आपका P1, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से देखो P2 कितना आया, P1/2, P2 इक्वल्स टू P1/2, ठीक है। तो P1 हमारी पावर इसने बोली 50 किलोवाट, 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 25 किलोवाट, ठीक है। यानी कि आपका ये जो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल है ना, इससे आप अगर हाफ द रेटेड स्पीड पे अगर ऑपरेट करवाते हो तो पावर आपकी हो जाएगी 25 किलोवाट, ठीक है, यही था। अब देखो दूसरा इसका क्या, फील्ड कंट्रोल, और फील्ड कंट्रोल में हमने देखा टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू 1/ओमेगा, ठीक है, एंड पावर आपकी रहती है कांस्टेंट। अब इसने पूछी है पावर, टॉर्क से कोई लेने देना नहीं, तो पावर कांस्टेंट मतलब जो मेरी पहले पावर थी वही पावर हो जाएगी। तो पावर पहले कितनी थी 50 किलोवाट, तो अभी भी पावर मेरी 50 किलोवाट ही रहेगी, ठीक है। यानी जो सेकंड वाला है, ठीक है, सेकंड वाले में मेरी पावर हो जाएगी 50 किलोवाट, ठीक है। तो आप सिंपल देख के भी बता सकते थे, बस आपको ये पढ़ना था कि कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, और कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर आइडिया लगाना था कि किस में क्या कांस्टेंट रहता है और क्या वेरिएबल रहता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है चीज़ें। द स्पीड ऑफ अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज वेरीड बाय वेरिंग द आर्मेचर वोल्टेज इन द रेंज 0 to बेस स्पीड एंड बाय वेरिंग द फील्ड करंट अबव द बेस स्पीड इट इज़ सुइटेबल फॉर। अब देखो सिंपल मैंने अभी 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 आपको बताया, देखो लास्ट क्वेश्चन में एक सिंपल मैंने आपको एक डायग्राम ड्रॉ करवाया है, ठीक है, पूरा कैसे ड्रॉ होता है ये भी मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा दिया। देखो क्या डायग्राम था, ये आपका टॉर्क, ठीक है, ये आपकी पावर, क्लियर है, एंड यहाँ पे आपकी इस एक्सिस पर आपकी स्पीड हो गई, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे हमारी बेस स्पीड है, ठीक है, तो बेस स्पीड और रेटेड स्पीड एक ही होती है, ठीक है। तो ये आपकी कोई रेटेड स्पीड या फिर बेस स्पीड है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ये 0 स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ से समझो, देखो ये आपका मेथड रहता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है, यहाँ पे रहता है आपका फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, यहाँ तक ठीक है आपका। अब देखो इसमें क्या रहता है, मैंने क्या बनवाया था, टॉर्क आपका कांस्टेंट रहता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में, ठीक है, फील्ड फ्लक्स कंट्रोल में ये आपका वेरिएबल रहता है, एंड आपका जो पावर होती है, पावर आपकी आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में वेरिएबल रहती है, एंड आपकी फील्ड फ्लक्स कंट्रोल में पावर आपकी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। यही डायग्राम मैंने आपको बनवाया था, ठीक है। तो ये मैंने बोला है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि कैसे बनता है, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ तो याद ही रखनी है, ये कैसे ये डायग्राम बना है, क्लियर है, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में देखो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। पावर कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि कांस्टेंट पावर ड्राइव हो गई, टॉर्क कांस्टेंट मतलब ये हो गया कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। तो सिंपल सी ऑप्शन पढ़ो, देखो टॉर्क ड्राइव टिल बेस स्पीड, यानी देखो बेस स्पीड तक पहुंचने तक, ठीक है, यहाँ तक, इससे पहले पहले क्या हमारी टॉर्क कांस्टेंट है, यानी हमारी टॉर्क ड्राइव है, ठीक है। बट उसके बाद देखो क्या है, कांस्टेंट पावर ड्राइव है, इसके बाद देखो पावर कांस्टेंट है, तो क्या होगी कांस्टेंट पावर ड्राइव बियॉन्ड बेस स्पीड, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इन अ वॉट लियोनार ड्राइव द फील्ड करंट ऑफ अ डीसी जनरेटर इज सडनली रिड्यूस द कंट्रोल डीसी मोटर ऑपरेट्स, यानी आपने क्या किया, जो फील्ड करंट था आपके डीसी जनरेटर का, उसको एकदम अचानक से आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इससे अब क्या होगा, जो डीसी मोटर है ना वो क्या किस रीजन में ऑपरेट करेगी या फिर उसके साथ क्या होगा ये पूछा है। देखो वॉट लियोनार ड्राइव कैसी होती है, कुछ इस टाइप की आपकी ये वॉट लियोनार ड्राइव होती है, ठीक है। तो इसमें देखो ये आपकी होगी सप्लाई, ठीक है, 3 फेज सप्लाई। तो इससे हम क्या करते हैं, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को ऑपरेट करवाते हैं, ठीक है। ये इंडक्शन मोटर का जो शाफ्ट होता है, ये शाफ्ट आपका देखो ये रोटेट होगा, ठीक है। इस शाफ्ट को हमने कर रखा होता है कपल्ड, इससे आपके जनरेटर के यानी डीसी जनरेटर के रोटर से। तो ये जैसे शाफ्ट घूमेगा जनरेटर का रोटर घूमेगा, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या कर रखा होता है, फील्ड करंट प्रोवाइड कर रखा होता है जनरेटर को, ठीक है। तो फील्ड करंट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, रोटर भी घुमा दिया हमने, तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है ईजी, ठीक है, ईजी इंड्यूस हो गया। तो अब इसकी वजह से टर्मिनल पे कुछ ना कुछ वोल्टेज मिलेगा, वो हो गया हमारा वी, ठीक है। अब यही वोल्टेज हम क्या करते हैं, इस मोटर के इनपुट में देते हैं, ठीक है। और इस मोटर का ये आपकी हो जाएगी, इस मोटर की फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, ये आपका RFM फील्ड वाइंडिंग, और ये आपका हो जाएगा फील्ड करंट।
मोटर का, ठीक है ना। अब देखो इस मेथड में यानी वॉल्व यूनिट ड्राइव में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इसमें क्या रहता है, फ्लक्स जो है, ठीक है, मोटर का फ्लक्स, इसको हम रखते हैं कांस्टेंट। एंड आपका जो वोल्टेज है, ठीक है, जो इनपुट वोल्टेज है मोटर में, इसको हम करते हैं वेरिएबल, यानी इसको हम चेंज करते हैं। इनसे हम वोल्टेज को चेंज करते हैं ना, ठीक है, ये वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज, इसको चेंज करते हैं। उस वजह से इस मेथड को यानी बोल सकते हो वॉल्व यूनिट ड्राइव को हम आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल भी बोलेंगे, ठीक है, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, यानी वोल्टेज को चेंज करके हम क्या करेंगे, स्पीड को बदलेंगे। अब कैसे बदलेंगे स्पीड को वो भी देखते हैं। देखो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल हो गया ये तो, ठीक है। एंड अभी अभी देखो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया, ठीक है, लास्ट टू लास्ट में एकदम डिटेल में आपको समझाया कि आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में आपका जो टॉर्क होता है ये आपका रहता है कांस्टेंट, ठीक है, टॉर्क आपका कांस्टेंट रहता है। क्लियर है। तो टॉर्क कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या होता है कि ये जो वॉल्व यूनिट ड्राइव है ये कैसे लोड को ड्राइव करेगी। दो तरह के लोड होते हैं आपके, कांस्टेंट पावर ड्राइव होते हैं और एक आपको होते हैं कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। तो जो वॉल्व यूनिट ड्राइव है ये आपके कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव को लो बेसिकली ड्राइव करेगी, ठीक है, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, जितनी एग्जाम में आपको चीज़ें पूछी जाती है वॉल्व यूनिट ड्राइव से वो सारी मैं आपको इसी एक ही क्वेश्चन में बता दूंगा, ठीक है, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। अब देखो जो स्पीड होती है, ठीक है, स्पीड आपकी प्रोपोर्शनल रहती है, देखो बैक ईएमएफ, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका फ्लक्स, ठीक है, मोटर की स्पीड है इसलिए मोटर का फ्लक्स लिख रहा हूँ और बैक ईएमएफ भी मोटर का लिख लेता हूँ, ठीक है, IBM लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ से अगर मैं बैक ईएमएफ की अगर वैल्यू भी निकालता हूँ तो क्या आती है, अप्लाइड वोल्टेज माइनस आपका जो भी करंट है आर्मेचर करंट, ठीक है, मोटर वाला, मल्टीप्लाइड विद जो भी मेरा आर्मेचर का रेजिस्टेंस है मोटर का, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका फ्लक्स आ जाएगा 5M, ठीक है। तो इस मेथड में फ्लक्स को चेंज नहीं करते, ठीक है, यानी इस अप्लाइड वोल्टेज को चेंज करते हैं हम, ठीक है, इसकी मदद से इस स्पीड को हम कंट्रोल करते हैं यहाँ पे, ठीक है, इतना। अब देखो कैसे कंट्रोल होती है स्पीड, एक बार ये भी देख लो। देखो हम क्या करते हैं, जो फील्ड करंट होता है जनरेटर का फील्ड करंट, इसको हम करते हैं कम, ठीक है, यहाँ पे देखो वेरिएबल फील्ड है ना, ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस वगैरह चेंज करके हम फील्ड करंट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फील्ड करंट को चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा, जो जनरेटर का जो फ्लक्स है यानी फील्ड फ्लक्स किसका, जनरेटर का, ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर फ्लक्स अगर कम हो गया आपका तो अब क्या होगा, आर्मेचर में वोल्टेज कम इंड्यूस होगा ना, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, ठीक है, N∅PZ/60 है। तो यहाँ पे देखो EMF भी कम इंड्यूस होगा, तो EMF अगर कम इंड्यूस होगा तो अब जो टर्मिनल पे जो वोल्टेज हमें मिलेगा ये भी क्या मिलेगा, कम मिलेगा, यानी ये जो V वोल्टेज है ये भी हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो ये वोल्टेज कम मिलेगा तो इससे स्पीड भी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। वोल्टेज कम हो गया तो स्पीड भी हमारी कम हो जाएगी। तो बेसिकली स्पीड को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं ना, स्पीड को हम क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर दे ऐसे। बट इसमें ऐसा भी नहीं है कि ये फील्ड करंट है ना एकदम अचानक से रिड्यूस नहीं करता, ठीक है, ये एकदम स्लोली रिड्यूस करते हैं, ठीक है, एकदम फटाफट एकदम से रिड्यूस नहीं करते, स्लोली रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो अब देखो बट क्वेश्चन में इसने क्या बोला कि सडनली एकदम अचानक से आपकी देखो एकदम मोटर एकदम सही चल रही थी बट हमने क्या किया, एकदम अचानक से फील्ड करंट को रिड्यूस कर दिया। तो देखो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, देखो सडनली आप अगर फील्ड करंट यानी IFG को रिड्यूस कर देते हो, ठीक है, अगर IFG को सडनली रिड्यूस करोगे तो उससे एकदम क्या होगा, ठीक है, EG कम हो जाएगा, EG कम होगा तो वोल्टेज भी आपका बहुत फटाफट आपका कम हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज देखो अगर आप ये ऑपरेशन स्लोली करते हो तो क्या होता है, वोल्टेज कम होता है तो उसके साथ साथ धीरे धीरे बैक EMF भी कम हो जाता है। बट ये आप अगर एकदम अचानक से कर दोगे तो देखो टर्मिनल वोल्टेज तो कम हो गया, तो एक टाइम ऐसा हो जाएगा सिंपल, ऐसे ही एकदम सडनली करोगे तो ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि मोटर का बैक EMF ज़्यादा हो जाएगा कंपेयर टू आपके टर्मिनल वोल्टेज से, ठीक है। तो जैसे आपका देखो ये तो आपको पता ही होगी, जब भी बैक EMF ज़्यादा होता है अप्लाइड वोल्टेज से तो ये आपकी किस में चली जाती है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड में चली जाती है आपकी मोटर। यानी कि उल्टा अब क्या करता है, मोटर सप्लाई इनपुट से सप्लाई ले नहीं रही, वो उल्टा क्या कर रही है, सप्लाई दे रही है हमें। क्यों, बिकॉज देखो ये आपका अप्लाइड वोल्टेज हो गया V, ठीक है, यहाँ पे आपका ये हो गया बैक EMF, ठीक है, EBM, क्लियर है। तो अगर आपका बैक EMF ज़्यादा हो गया इस वोल्टेज से तो करंट आपका क्या होगा, ऐसे फ्लो होगा ना, उल्टा ये क्या कर रहा है, सप्लाई दे रहा है, ठीक है, उल्टा ये इनपुट नहीं लेगा अभी। तो ये होता है आपका रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड, ठीक है, आपने ब्रेकिंग मोड पढ़े होंगे डिफरेंट डिफरेंट, प्लगिंग, डायनामिक, ठीक है, तो उसी में एक आपका आता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड। तो ये आपकी कंडीशन होती है उसकी कि बैक EMF ज़्यादा होना चाहिए अप्लाइड वोल्टेज से, तब आपका वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड में चला जाता है, ठीक है। तो सडनली आप करते हो अगर रिड्यूस तो आपका ब्रेकिंग मोड में ये ऑपरेट करेगी, तो क्या बोलेंगे, इन रीजनरेटिव ब्रेकिंग मोड, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या पूछी जाती है एग्जाम में, देखो वॉल्व यूनिट ड्राइव से तो एक पूछी जाती है कि आप अपनी जो मोटर है उस मोटर की जो रोटेशन की जो डायरेक्शन है उसको आप रिवर्स कैसे कर सकते हो, ये भी आपको पूछा जाता है, ठीक है, वॉल्व यूनिट ड्राइव में। अब देखो इसमें कैसे कर सकते हैं, देखो इस मेथड में फ्लक्स हमने रखा है कांस्टेंट, यानी जो फील्ड फाइंडिंग है मोटर की, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसको चेंज नहीं करते। इसमें अगर इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो पूरे टाइम इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है, इसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करते। और डायरेक्शन चेंज करने के लिए यानी जो मोटर जो रोटेट हो रही है
उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए मैंने आपको बता रखा है तरीका क्या करना है। या तो आप आर्मेचर में जो करंट फ्लो है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो, या फिर आपकी जो फील्ड में जो करंट फ्लो है उसकी डायरेक्शन चेंज कर दो। दोनों की एक साथ करोगे तो आपकी स्पीड की जो रोटेशन की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी। ठीक, किसी भी एक की डायरेक्शन हमें चेंज करनी होती है। तो यहाँ पे फ्लक्स कांस्टेंट है तो इसकी डायरेक्शन तो चेंज कर नहीं सकते, सिंपल आर्मेचर की कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल देखो जो करंट फ्लो हो रहा है ये आपका प्लस है अभी, एंड ये माइनस है, तो अभी करंट फिलहाल आर्मेचर में ये फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये आपका आर्मेचर करंट है। ठीक है, और ये आपकी फील्ड की डायरेक्शन है, फील्ड करंट की। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। अभी फिलहाल मान लो कि इस केस में आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये रोटेट हो रही है। ठीक है, तो अब देखो सिंपल अगर डायरेक्शन चेंज करनी है मोटर की तो क्या करोगे, ये जो फील्ड करंट है इसकी पोलैरिटी फिलहाल स्टार्टिंग में ऐसी थी प्लस माइनस, अब इसको चेंज कर दो, यानी इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो। ठीक है, यानी इसको अगर आपने माइनस कर दिया और इसको प्लस कर दिया तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो टर्मिनल वोल्टेज है इसकी पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अब क्या होगा, करंट आपका कुछ ऐसे फ्लो होगा। ठीक है, यानी आर्मेचर करंट की डायरेक्शन आपने देखो पहले ये थी, आर्मेचर करंट की डायरेक्शन आपने चेंज कर दी, तो अब क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करने लगेगी आपकी मोटर। ठीक है, तो कैसे होगी आपकी चेंज, सिंपल क्या करेंगे, चेंज द पोलैरिटी ऑफ जनरेटर फील्ड। ठीक है, जो भी आपका जनरेटर है उसकी जो फील्ड है उसकी पोलैरिटी को आप क्या कर दो, रिवर्स कर दो। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्लियर है चीज़, तो ये सारी चीज़ें हो गई आपकी वॉट लियोनार्ड ड्राइव से। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं। वॉट लियोनार्ड सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग द स्पीड ऑफ ए डीसी मोटर इज यूज्ड वेयर, कहाँ यूज होगा, ये देखो स्पीड दोनों डायरेक्शन में चाहिए तब यूज होगा। ठीक है, वेरी फाइन स्पीड कंट्रोल एकदम सही है। ठीक है, एकदम स्लोली स्लोली आप क्या कर सकते हो, जनरेटर के फील्ड करंट को चेंज करके ओवर अ वाइड रेंज ऑफ स्पीड आप ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, द एक्यूरेसी अच्छी एक्यूरेसी होती है। ठीक है, यानी ऑल ऑफ द अबव। द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर इन बोथ डायरेक्शन कैन बी ऑब्टेन बाय, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, वॉट लियोनार्ड ड्राइव यूज कर सकते हैं। वेरिएशन इन स्पीड बाय वॉट लियोनार्ड ड्राइव कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर अकर्स ड्यू टू द वेरिएशन इन, किससे करते हैं, आर्मेचर वोल्टेज में वेरी करके करते हैं। ठीक है, वॉट लियोनार्ड ड्राइव कंट्रोल इज बेसिकली क्या होता है, सिंपल आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। ठीक है, फॉर वेरी सेंसिटिव एंड वाइड स्पीड कंट्रोल द प्रिफरेबल कंट्रोल मेथड इज, कौन सा होता है, वॉट लियोनार्ड सिस्टम। इन वॉट लियोनार्ड सिस्टम द लोअर लिमिट ऑफ स्पीड इज इम्पोज बाय, यानी देखो लोअर लिमिट बोलने का मतलब है, देखो वॉट लियोनार्ड मेथड में आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हो कम भी कर सकते हो, बट देखो कम करोगे स्पीड तो किस पॉइंट तक आप कम कर सकते हो, देखो आप क्या करोगे, जो आपका जनरेटर का फ्लक्स है वो आप जीरो कर दो। जीरो मतलब जो जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है ना उसमें आप कुछ करंट ही प्रोवाइड ना करो। तो अगर कोई करंट प्रोवाइड नहीं करोगे फिर भी आपकी मोटर किसी ना किसी स्पीड पे तो रोटेट करेगी। क्यों रोटेट करेगी, बिकॉज जनरेटर में पहले से आपका रेजिडुअल फ्लक्स है, रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से कुछ ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वजह से टर्मिनल पे कुछ वोल्टेज मिलेगा और उस वोल्टेज से कुछ ना कुछ तो आपकी मोटर रोटेट होगी, यानी कुछ ना कुछ तो स्पीड उसकी होगी ना, तो वो आपकी क्या हो गई, लोअर लिमिट हो गई आपकी स्पीड की। ठीक है, तो वो किसकी वजह से हुई है, वो आपके रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से हुई है। ठीक है, तो सिंपली क्या बोलेंगे, रेजिडुअल फ्लक्स ऑफ द जनरेटर, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। इन अ वॉट लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर इज रिवर्स यूजुअली बाय रिवर्सिंग द कनेक्शन ऑफ, किसके करते हैं, जनरेटर फीड टर्मिनल के। ठीक है, सब समझा चुका हूँ मैं। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द वॉट लियोनार्ड सिस्टम इज, देखो बहुत महंगी होती है, देखो एक तो जनरेटर चाहिएगा, अलग से एक इंडक्शन मोटर चाहिएगी। ठीक है, तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है ये सिस्टम, तो इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा अच्छी होती नहीं इसकी। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो सिंपल क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ द अबव। इन अ कोल माइन वॉट लियोनार्ड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल एज शोन इन द गिवन फिगर इज यूज टू लिफ्ट कोल फ्रॉम द पिट थ्रू अ क्रेन एंड बकेट अरेंजमेंट। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, वॉट लियोनार्ड मेथड की मदद से, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एक पिट में से यानी खड्डे में से कोयले भर रहे हो एक बकेट में। ठीक है, एक बाल्टी में क्या कर रहे हो, कोयले भर रहे हो वॉट लियोनार्ड मेथड से। अब देखो क्या किया आपने, जब उसके बाद आपने देखो लिफ्ट कर दिया, आफ्टर लिफ्टिंग द कोल टू डिजायर लेवल एम्प्टिंग एट द डंपिंग ग्राउंड, जहाँ पे आपको सब खाली करने थे वहाँ पे आपने खाली कर दिए बकेट में से। ठीक है, फिर क्या किया, देखो उस बकेट को वापस क्या करना है, आपको खड्डे में डालना है उस कोयले को भरने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या बोला, देखो द बकेट हैज़ टू बी लोवर्ड इनटू द पिट, द एक्शन टू बी टेकन एट दिस स्टेज इज टू रिवर्स द, यानी देखो बकेट को आपको क्या करना है, खड्डे के अंदर डालना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जो मोटर है मोटर की रोटेशन की डायरेक्शन आपको रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, बिकॉज इतनी देर से जो प्रोसेस कर रहे थे वो मान लेते क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा था, अब आपको क्या करना है, रिवर्स करना है इसका। ठीक है, पूरा रिवर्स ही तो करना है, वापस बकेट भरनी है हमें, तो रिवर्स के लिए वापस हमें किस में जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपकी मोटर को चलाना पड़ेगा, यानी मोटर की डायरेक्शन हमें क्या करनी पड़ेगी, रिवर्स करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने वॉट लियोनार्ड मेथड में आपको क्या बताया था कि मोटर की अगर डायरेक्शन आपको रिवर्स करनी है तो आप जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें जो करंट फ्लो रहा है उसकी डायरेक्शन आप चेंज कर दो, आपकी मोटर की डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ऑलरेडी मैंने किसमें, क्वेश्चन नंबर 338 में मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, कि कैसे चेंज होती है। तो ये आपकी क्या है, जनरेटर की फील्ड है। ठीक है, ये आपका जनरेटर जीवन,
इसकी फील्ड वाइंडिंग F2, ठीक है। तो इसमें से अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर दे तो मोटर का जो रोटेशन है वो भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम सिंपल क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट इन F2, ठीक है। इसमें आप क्या कर दो, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट F2 एंड स्लोली इंक्रीज इट, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू बी रिलीज बाय द फ्लाईव्हील ऑफ Bode-Leonard Igner control system at a given percentage reduction in speed, the mass of flywheel would depend upon its radius of gyration and its initial peripheral speed UP1, ठीक है। द मास ऑफ द फ्लाईव्हील इज, मास किसके प्रोपोर्शनल होगा ये पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हो, ठीक है, यानी आई, ये आपका क्या रहता है, देखो मास इंटू आपका रेडियस ऑफ गायरेशन के स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप मास देखते हो तो मास क्या है, ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ गायरेशन के स्क्वायर के, ठीक है। एंड दूसरा आपका देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, mv स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मास का रिलेशन देखते हो तो मास इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपकी जो भी वेलोसिटी है उसका स्क्वायर के, ठीक है। तो दोनों के ये क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका मास। तो सिंपल क्या बोलेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आरजी का स्क्वायर एंड यूपी1 का स्क्वायर, यानी डी ऑप्शन यानी कि करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन देखो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ, ठीक है। 334 वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, एंड ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही है, क्लियर है। यहाँ पे बस थोड़ा डीसी सीरीज मोटर, उसमें भी डीसी सीरीज थी, यहाँ पे बस ये दे दिया कि ड्राइविंग एंड इलेक्ट्रिक ट्रेन, ठीक है, उसमें ट्रेन नहीं था, बाकी पूरा क्वेश्चन एकदम डिट्टो सेम है, ठीक है। आंसर भी आपका क्या आएगा, 0.5 पर यूनिट। तो आप क्वेश्चन नंबर 334 देख सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, Bode-Leonard मेथड इज सुइटेबल फॉर कॉन्स्टेंट टॉर्क ड्राइव। तो एकदम सही है, ठीक है, बिकॉज देखो ये मैं आपको ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 338 में, ठीक है, Bode-Leonard ड्राइव से सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे मैं एक ही क्वेश्चन में आपको करवा चुका हूँ, ठीक है। तो वो देख सकते हो। Bode-Leonard मेथड इज सुइटेबल फॉर कांस्टेंट पावर ड्राइव, तो ये तो गलत है, ये आपका होता है कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव के लिए, ठीक है। फील्ड कंट्रोल मेथड फैसिलिटेट स्पीड कंट्रोल बिलो बेस स्पीड, ये बिलो नहीं होता, ये अबव बेस स्पीड होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड इज मोर एफिशिएंट देन Bode-Leonard ड्राइव, ये भी गलत हो गया, बिकॉज आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में आपका आर्मेचर में आपके रेजिस्टेंस ऐड करते हो तो उससे आपके लॉसेस भी तो होते हैं, ठीक है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है, क्लियर। तो ये आपका इतना एफिशिएंट नहीं होता। फील्ड कंट्रोल मेथड इज सुइटेबल फॉर कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, तो ये भी गलत है, बिकॉज फील्ड कंट्रोल मेथड आपका कांस्टेंट पावर ड्राइव के लिए यूज होता है, ठीक है। आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड इज सुइटेबल फॉर कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, तो ये एकदम सही है। देखो मैंने आपको बनवाया था ना, ये आपकी पावर, ये आपका टॉर्क, ये आपकी स्पीड, ठीक है। अब स्पीड में यह टाइप पे आपकी ये रेटेड स्पीड है, रेटेड यानी कि बोल सकते हो बेस स्पीड, ठीक है। इसमें क्या बताया था मैंने, देखो ये आपका टॉर्क वाला डायग्राम, ठीक है, ये आपका टॉर्क हो गया, एंड पावर के लिए आपका कुछ ऐसा आपका बनता है, ये आपका हो गया पावर, ठीक है, यहाँ पे भी पावर। तो यहाँ पे टॉर्क क्या आपका कांस्टेंट है, ठीक है, एंड यहाँ पे आपकी क्या पावर कांस्टेंट है, ठीक है, पावर कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये होता है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, ठीक है, या फिर आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, या फिर इसको बोल सकते हो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल, ठीक है। यहाँ पे होता है फील्ड फ्लक्स कंट्रोल, क्लियर है। तो यहाँ पे बोला देखो आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल में क्या होता है, सुइटेबल फॉर कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। तो देख सकते हो आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में टॉर्क क्या होता है, कांस्टेंट, और फील्ड फ्लक्स में पावर कांस्टेंट होती है। बट फिफ्थ वाले में इसने बोला था कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, इसलिए ये आपका गलत हुआ है, ठीक है। फर्स्ट और सिक्स करेक्ट है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्लियर है। अब ये डायग्राम कैसे बनता है मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ इसी लेक्चर में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।